आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कंटोनमेंट की जमीनों पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस में सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। चीफ जस्टिस ने कहा, सिनेमा घर, शादी हॉल, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद कैसे हुए? फौज की गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दिया तो बाकी कैसे गिराएंगे? कराची में काला पुल के साथ वाली दीवार और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल आज ही गिराएं। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से 4 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। जुल्करनैन इकबाल से मजीद जानिए। सुप्रीम कोर्ट ने कंटोनमेंट की जमीनों पर कमर्शियल सरगर्मियों के हवाले से बड़े सवालात उठा दिए। सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी गई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, फौज मुल्क की दिफा के लिए है, समझ नहीं आता इसे कारोबारी सरगर्मियों की जरूरत क्यों पड़ी। सिनेमा, शादी हॉल, रेस्टोरेंट, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद नहीं। कराची में तमाम गैर कानूनी इमारतें मस्मार करवा रहे हैं। फौज की गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दिया तो बाकी कैसे गिराएंगे? अदालत ने काला पुल के साथ वाली दीवार और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल फौरी गिराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, फैसल बेस पर स्कूल और शादी हॉल बने हुए हैं, कोई भी शादी का मेहमान बनकर रनवे पर भाग रहा होगा। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। ये सिर्फ कराची का मसला नहीं बल्कि पूरे मुल्क का यही हाल है। कोयटा और लाहौर में भी दिफाई जमीन पर शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं। अटॉर्नी जनरल साहब, फौज को कानून कौन समझाएगा? जिन कवानीन का सहारा लेकर कमर्शियल सरगर्मियाँ की जाती हैं, बज़ाहिर वो गैर आईनी हैं। आइन के तहत तफसीली जायजा लेंगे। जस्टिस काजी अमीन ने कहा, फौज को मामूली कारोबार के लिए बड़े मकासद पर समझौता नहीं करना चाहिए। सेक्रेटरी दिफा ने कहा, कानून की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही के लिए तीनों अफवाज की मुश्तरका कमेटी बना दी है। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से 4 हफ्ते में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। मेरे बयान हल्फी में क्या लिखा है मुझे भी तो बताओ। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के बयान हल्फी से मुताल्लिक खबर पर तौहीन अदालत केस में अहम मोड़। राना शमीम अखबार में छपने वाले बयान हल्फी से बेखबर निकले। कहा, मैंने तो बयान हल्फी देखा भी नहीं। लंदन वाला बयान हल्फी भी लंदन के एक लॉकर में है। क्या लिखा ये भी देख कर ही बता पाऊंगा। अखबार ने भी खबर छापने के बाद मुझसे रब्ता किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम को शो कॉज का तहरीरी जवाब और असल बयान हल्फी 4 दिन के अंदर जमा कराने की हिदायत कर दी है। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखते हैं। अखबार ने कौन सा बयान हल्फी छापा मैं नहीं जानता। लंदन वाले बयान हल्फी में क्या लिखा है ये अभी देखा नहीं। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अदालती इस्तफसार पर राना शमीम ने कहा कि उनका बयान हल्फी सील था जो सिर्फ उनकी फैमिली के पास था। नहीं मालूम वो पब्लिक कैसे हो गया। अखबार को इशाअत के लिए नहीं दिया। मेरा इस खबर से कोई ताल्लुक नहीं। खबर छापने के बाद मुझसे पूछा गया। राना शमीम कहानी के मरकजी किरदार हैं, लेकिन जब उन्होंने हर बात से मुकम्मल लाइल्मी का इजहार किया तो अटॉर्नी जनरल ने खुद उनसे पूछा, क्या आपका कोई बयान हल्फी मौजूद भी है या नहीं? राना शमीम इस सवाल पर खामोश रहे। अटॉर्नी जनरल की राना शमीम के आज के बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा। कहा, एक शख्स कह रहा है पिछले महीने क्या लिखा उसे कुछ याद नहीं तो उसे कैसे याद हो सकता है? 3 साल पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने क्या कहा था? ये एक अदलिया को बदनाम करने की सोची समझी साजिश लगती है। अखबार का किरदार अब सानवी हो गया है। असल कार्रवाई राना शमीम के खिलाफ होनी चाहिए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि राना शमीम के बयान से मामला मजीद पेचीदा हो गया है। राना शमीम शोकाज के जवाब के साथ असल बयान हल्फी अगर कोई मौजूद है तो 4 दिन के अंदर जमा कराएं। अटॉर्नी जनरल दफ्तर खारजा और बरतानिया में पाकिस्तानी सफारत खाना भी बयान हल्फी पाकिस्तान लाने में राना शमीम की मदद करें। अगर बयान हल्फी वैसा न निकला जो खबर में था तो अखबार पर भारी जिम्मेदारी आयद होगी। अगली समात 7 दिसंबर को होगी। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, राना शमीम ने अदालत में कह दिया अखबार में छपने वाला हलफनामा उनका नहीं, उनका हलफनामा महफूज है। लगता है नवाज शरीफ ने हलफनामा अखबार तक पहुंचाया। अदलिया और फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चल रही है। उम्मीद है इस बारे में नोटिस लिया जाएगा, इसे मंतिकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। राना शमीम साहब हैं वाइस प्रेसिडेंट PMLN, वो कह रहे हैं कि अपना ये एफिडेविट ही मेरा नहीं है, मेरा एफिडेविट जो है वो तो लॉक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो लॉक एफिडेविट जो है वो अखबार तक कैसे पहुंचा। लग यूं रहा है कि एफिडेविट जो है वो नवाज शरीफ साहब के जरिए इस अखबार तक पहुंचा और अखबार ने नवाज शरीफ साहब के बयान के ऊपर ये चला दिया। जुडिशरी के खिलाफ, फौज के खिलाफ एक कैंपेन PMLN ने स्पॉन्सर की जिसमें कुछ मीडिया के लोग भी शामिल हैं। मुझे उम्मीद है अदालत उसका भरपूर नोटिस लेगी। राना शमीम के बेटे राना अहमद का कहना है कि उनके वालिद ने हलफनामे के मतन से इनकार नहीं किया, अखबार में छपने वाली खबर ना देखने का कहा है। राना शमीम हलफनामे के मतन पर कायम है।
प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, सुनते हैं। साहब, अखबार में सर हलफनामा का जो भी कंटेंट शामिल किया गया है, आप तो खुद इस पर बात करते हैं। आपने बताया मेरे शो में भी कि उन्होंने ज़मीर की आवाज़ सुनकर यह हलफनामा 3 साल बाद दिया है, तो फिर कैसे आपके वालिद को मालूम नहीं है इस बारे में सर? नहीं, तो हमने कंटेंट से तो कोई डिनाइल नहीं किया। ये कहाँ वालिद साहब ने कहा कि मैं कंटेंट से डिनाई कर रहा हूँ। उन्होंने तो बस सिर्फ मुझे जो पता चला है, कोर्ट में ये कहा है कि जी जो छपा है उसको मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैंने अपना ओरिजिनल अभी तक किसी को दिया नहीं है। ये मेरे वालिद साहब ने कहा है कोर्ट में, जितना मुझे बताया गया, मेरे एसोसिएट्स ने बताया। मेरे वालिद साहब ने एक रुक्का भिजवाया था जिसमें उन्होंने कहा कि जी मुझे नहीं पता ये कैसे लीक हुआ है, ये अगर लीक हुआ है तो वहाँ नोटरी ऑफिस से हो सकता है कि लीक हुआ है, लेकिन हमारे पास अभी कोई शवाहिद नहीं कि हम किसी को एलेज कर सकें किसने किए। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे तो मीडिया के सवालों के जवाब नहीं दिए। नवाज शरीफ से राबितों के सवाल पर भी खामोश रहे। दस तो आप बयान हल्फी देने चले गए, बात जल्दी थी इसमें। क्यों मिनट प्लीज। ये भी नहीं पता हल्फी बयान में क्या लिखा था। क्यों मिनट प्लीज। साहब आपका अपना बयान है हल्फी और आप भूल गए हैं। कोर्ट में बात करूंगा मैं। साहब केस से हट के वैसे सवाल है, मियां साहब से मुलाकात हुई थी इस बात जब आप क्यों मिनट प्लीज। अरे ये गुस्सा करने वाली बात तो नहीं है, ना करें ना। ईवीएम नहीं तो फंड भी नहीं, तफसील जानिए इसी बुलेटिन में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़रा को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया है। वज़रा को बैरूनी दौरों से पहले वज़ीर आज़म से इजाज़त लेना होगी। वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 3 माह बहुत अहम हैं, इस दौरान कोई भी वज़ीर मुल्क से बाहर ना जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया है कि कई सेनेटर्स और MNAs बैरून मुल्क हैं। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि आइंदा वज़रा मेरी इजाज़त के बगैर बाहर नहीं जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने खिताब किया, एक तीर से कई शिकार किए। वज़ीर आज़म इमरान खान को निशाने पर रखा, नाम लिए बगैर शरीफ खानदान पर भी तनकीद की। कहा भुट्टो की बेटी को चोर चोर कहने वाले खुद सर्टिफाई हो चुके। शहीद बीबी और आसिफ अली जरदारी को सजा दिलवाने के लिए अदालतों को धमकियां दिलवाने वालों के खिलाफ ऑडियो टेप निकल रहे हैं। साजिश करने वाले को साजिश करने दे, टिप्स निकालने वाले को टिप्स निकालने दे। इमरान साहब, आपसे पहले बहुत से शख्स आपके कुर्सी पर बैठे थे। वो जो चोर चोर कहते थे, भुट्टो की बेटी चोर कहते थे, खुद सर्टिफाई हो चुके हैं। अदालत को फोन कॉल करके धमकी दिलवाते थे। शहीद बीबी और सदर जरदारी को 20-20 साल का सजा सुनाओ। आज उनके खिलाफ ऑडियो टेप्स निकल रहे हैं। आज भी फोन कॉल करने वाला निजाम गलत है, उस वक्त भी गलत था। अदलिया पे हमारी उम्मीदें हैं कि आप ऐसा फैसले सुनाएं कि हमेशा के लिए ये जो रवायत है वो खत्म हो। इमरान को भागने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रात के अंधेरों में कोई हवाई जहाज उनके लिए तो सऊदी अरब या लंदन लेना नहीं आएगा। ऐसे में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मरियम नवाज़ ने कानून तोड़ा है तो कार्रवाई करें। बदनसीबी है कि हुकूमत ने कोरोना मरीजों को भी ना छोड़ा। चेयरमैन नैब की आंखें, मुंह और कान बंद हैं। अब सिर्फ 2 ही चॉइसेस हैं, नैब रखें या मुल्क। हम तो कहते हैं कि अगर मरियम नवाज साहिबा ने कोई कानून तोड़ा है तो कार्रवाई करें ना, आप में हिम्मत हो कार्रवाई करें। लेकिन जो आदमी आइन तोड़ रहा है, जो आदमी मुल्क के अदल के निजाम को तोड़ रहा है, वो खुद चीफ जस्टिस है, उसका कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो बुलाए ना स्टैंडिंग कमेटी, कमीशन बनाए ना। आज मुश्किल ये है कि कोई ऐसा शख्स नहीं है मुल्क में जिसमें आप एतबार कर सके ये कमीशन तो हक की बात करेगा।
इस हुकूमत ने कोविड के मरीज थे उनको भी नहीं बख्शा। 42 अरब की चोरी तो सामने आ चुकी है, उससे और कितनी हुई है ये भी वक्त बताएगा। रिपोर्ट भी छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन हकीकत कभी न कभी तो बाहर आ ही जाती है। अब हफ्ता हो गया है इस बात को सामने आए हुए। चेयरमैन नैब की आंखें भी बंद है, मुंह भी बंद है और कान भी बंद है। मैं तो आज भी कहता हूं कि इस नैब को खत्म कर दें, सिर्फ एक शेक डाल दें कि इसके इतलाक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे होगा। हम इसके लिए भी तैयार हैं। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर जो बातें हुई हैं, अगर वो चेयरमैन नैब साहब सुन लें तो मेरा खुद ही नैब बंद करके घर चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने भी नौकरी करनी है, अभी तो डेली वेजेस पर हैं। आज आपके पास जो चॉइस है ये है कि नैब रखें या मुल्क रखें। जब तक ये नैब है, मुल्क के मामला नहीं चल सकते। इलेक्शन कमीशन ने NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराने का फैसला कर लिया। फौजदारी के साथ महकमाना कार्रवाई भी होगी। जिम्मेदारों को आइंदा इंतखाबी ड्यूटी पर मामूर न करने की भी हिदायत कर दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने NA-75 डस्का में धांधली केस का हुक्मनामा जारी कर दिया। मुतल्लिका शोबाजात को फौजदारी शिकायत दर्ज कराने के लिए मुसव्विदा और महकमाना कार्रवाई के लिए हिदायत कर दी गई। कहा गया कि इंक्वायरी कमेटीज़ की तश्कील के लिए तजावीज़ 1 हफ्ते में मंजूरी के लिए पेश की जाएं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि धांधली में मुलव्वस किसी भी अफसर और एहलकार को आइंदा इंतखाबी ड्यूटी पर मामूर न किया जाए। कानून में तब्दीली के बाद इलेक्शन कमीशन पर लाजिम हो गया है कि तमाम ज़िमनी इंतखाबात EVM के जरिए कराए। वफाकी काबीना इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया को ब्रीफिंग दी। कहा, हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसी वक्त फंड्स जारी करेगी जब इलेक्शन EVM के जरिए होंगे। कानून सिर्फ EVM के ऊपर इंतखाबात को मानता है। इलेक्शन कमीशन को अगले तमाम जो अभी बाई इलेक्शंस हैं ये EVM के ऊपर कराने लाजमी है। और अगर इलेक्शन EVM के ऊपर नहीं होते, हुकूमत उसको फंड नहीं कर सकेगी। पार्लियामेंट ने ये लाजिम किया है कि इलेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे होने हैं। वीडियोज आई हैं जिसमें वोट खरीदे जा रहे हैं। इलेक्शन को इस मामले को एक मंतकी इंजाम तक पहुंचाना चाहिए। आगे जानिए, नानी अम्मा ना कहो। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के भाई मेरे खिलाफ मुतहर्रिक थे। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल का प्रोग्राम 7 से 8 में इंकशाफ। कहा वो मुस्ताफ़ी हुए तो सादिक संजरानी के भाई एजाज संजरानी ने मिठाइयाँ बांटी और विक्ट्री के निशान बनाए। जाम कमाल ने वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिजंजो की काबिलियत पर भी सवाल उठा दिया। चीज़ों के लिए मैंने इस्तीफ़ा अपना दिया जब ये बात आई कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी टूटने की तरफ जा रही है और कोलिशन को हटा के PDM को हुकूमत का हिस्सा बनाया जाएगा। तो मैंने उन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर एक ऐसा डिसीजन लिया। सादिक संजरानी साहब पर्सनली तो उन्होंने अपनी शुरू में बड़ी कोशिश की, लेकिन मेरा उनसे ये गिला ज़रूर रहा कि उनके भाई हैं एजाज संजरानी साहब हैं, उन्होंने बाकायदा उस कैंप में बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया। और जब मैंने इस्तीफ़ा दिया तो उन्होंने विक्ट्री के निशान और मिठाई बांटना वगैरह सारा किया। जब एक चीफ एग्जीक्यूटिव को पता ही नहीं उसके सूबे में क्या है, क्या जब उसको बजट बनाना नहीं आता, जब उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आती, जब उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस का नहीं पता होगा, क्या आपने सारी चीजें सुपुर्द कर देनी है उन लोगों के पास। आपने पॉलिसी भी देनी है लेकिन साथ साथ पॉलिसी बनानी भी है। तो वो जो 6 या 4 घंटे की या 5-6 घंटे की मीटिंग्स होती थी वो बलूचिस्तान के बेनिफिट की होती थी। देखिए मेरे ख्याल अभी एक आप देखें कि 1.5 महीने उनकी हुकूमत को तकरीबन हो ही जा रहा है और कैबिनेट की आज तक एक मीटिंग नहीं हुई। तो बड़ा सवाल बनता है। हुकूमत दहशत गर्दों के सामने झुक गई। APS के बच्चों को शहीद करने वालों से छुप कर मुज़ाकरात किए गए। रात के अंधेरे में दहशत गर्दों से बात की जाती है, फिर सीज़ फायर हो जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा। पेशावर में यौम तासीस के जलसे से खिताब करते हुए कहा, एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले कुलभूषण को NRO देने की तैयारी कर रहे हैं। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला इमरान कुलभूषण यादव को NRO देने की कोशिश में है। कुलभूषण का NRO का मुखालफत हम सड़कों पे भी करेंगे, हम अदालतों पे भी करेंगे। जिन्होंने हमारा APS बच्चों को शहीद किए, हमारा फौज को शहीद करवाया, उन दहशत गर्दों के साथ हुकूमत चुप चुप के मुज़ाकरात कर रहे थे। पार्लियामान का हमायत के बगैर, APS के शोधा के इजाजत के बगैर दहशत गर्दों के सामने झुक चुके हैं। जो मैदान में हम जंग जीत चुके थे,
इन सिलेक्टेड के पास ना मैंडेट है ना आपका इजाजत है कि हमारे शोधा के खून पे सौदा हो। सीज फायर ऐलान हो जाता है, आज तक हमें मालूम ही ना हो कि आपके टर्म्स क्या है, आप क्या मान चुके हैं। ये दहशत गर्दों के बहाने से आपका आजादी छीनना चाहते हैं। जो संगीन जुर्म में मुलव्वस है वो पाकिस्तान के अदालत के सामने, पाकिस्तान के कानून के सामने पेश हो, उनको सजा मिले, सजा मिले। सियासत तो जो हो रही है सो हो रही है, इसमें शोबिस का ज़रा तड़का लगाते हैं। अदाकारा वीना मलिक की बात करते हैं। वो कहती है मरियम नवाज को नानी अम्मा कहने पर सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा था। उन्होंने मेरी किरदार कुशी के लिए पूरी टीम रखी हुई है। समा से इंटरव्यू में वीना मलिक ने बताया, बिलावल भुट्टो के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। क्या उनकी राय थी, हम आपको दिखाते हैं। अगर मैं कहूँ नानी अम्मा तो किसका ख्याल आता है? नानी अम्मा। नानी अम्मा। आपने ट्विटर पे ये इस्तेलाह इस्तेमाल की नानी अम्मा इसलिए कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि लोगों को खूबसूरत नामों से पुकारना चाहिए। मरियम नवाज की तरफ से जो आपने उनको ये खिताब दिया, कोई रिएक्शन कभी? जी, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि जब आप पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं तो फिर आपका इतना दिल जिगर और गुर्दा होना चाहिए कि आप लोगों का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करें और आप उसको सीरियस लें कि लोग मुझे क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और फिर आप उतने अच्छे बने कि लोग आपको अच्छा समझें। इंस्टेड शी वेंट अहेड एंड ब्लॉक्ड मी, और आज तक मेरे ऊपर ट्रेंड्स बनते रहते हैं ट्विटर पे, और बाकायदा उन्होंने एक टीम रखी हुई है जो मेरी किरदार कुशी करती रहती है। सो जब से उन्होंने मेरे लिए टीम रखी है, मैंने अपनी टीम को फारिग कर दिया, बिकॉज व्हाई डू आई हैव टू स्पेंड माई मनी ऑन दीज थिंग्स। पैगामात जो मिलते हैं मरियम नवाज के, वो क्या होते हैं? कि मुझे नानी अम्मा ना कहे। मुझे नानी अम्मा ना कहे, उसमें कोई धमकी वगैरह तो नहीं होती? होती हैं धमकियाँ। अच्छा, क्या धमकियाँ देती हैं? उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पेड होंगे, पेड ट्रोल्स। एक ज़माना होता था कि गली मोहल्ले में गुंडे बदमाश नहीं होते थे, यूज्ड टू हरास यू, तो अब वो सोशल मीडिया पे आ गए, दे जस्ट सिट देयर एंड अब्यूज यू। वो हर आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, कभी वो फ़ौज को निशाना बनाती हैं, कभी वो जजेस को निशाना बनाती हैं। तो लीडर ऐसे लोगों को तो कोई नहीं मानता, मतलब कोई भी नहीं मानेगा आपको ऐसे लीडर। बिलावल को समझती है कि मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होने की सलाहियत उनके अंदर मौजूद है? इस वक्त जिस तरह से मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को देखती हूँ, मैं उनके अंदर बेनज़ीर भुट्टो नहीं देखती हूँ, मैं उनके अंदर जरदारी साहब को देखती हूँ। सो अगर आप जरदारी साहब को की आइडियोलॉजी लेकर चल रहे हैं तो दैट इज़ ऑलरेडी रिजेक्टेड बाय द पीपल। सो अगर आप एक रिजेक्टेड आइडिया लेकर चल रहे हैं एक हीरो बनने के लिए, तो वो फिल्म तो पिट चुकी है। महंगाई ने हुकूमती तखमीनों को मात देते हुए फरवरी 2020 के बाद नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। नवंबर में 3% इजाफे के बाद सालाना शरह 11% तक पहुंच चुकी है। इस्लामाबाद से देखिए शकील अहमद की रिपोर्ट। तेल देखो, तेल की धार देखो, मुल्क में घी और तेल की कीमतों ने आग लगा दी। नवंबर में महंगाई की शरह फरवरी 2020 के बाद बुलंद तरीन सतह 11.5% तक जा पहुंची। 9.5% के हुकूमती तखमीने के बरक्स शहरी इलाकों में महंगाई 12% रही, देहात में 10.9% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता माह घी 11%, जबकि कुकिंग ऑयल 10% महंगा हो गया। सब्जियों की कीमतें 10.5% बढ़ी। टमाटर तो 132% महंगे हुए। दाल मसूर, दाल चना, चावल और चीनी के निर्खों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पेट्रोल और डीजल 8.4% और बिजली 8.32% महंगी हुई। सालाना कीमतों का मवाजना करें तो घी एक साल में 58%, कुकिंग ऑयल 53% और सरसों का तेल 57% महंगा हुआ। दाल मसूर के दाम 22%, फलों के 21.67, गोश्त के 20 और आटे के निर्ख 19% बढ़े। एक साल में बिजली 48%, पेट्रोलियम मसनूआत 41% महंगी हुई। ट्रांसपोर्ट किरायों में तकरीबन 26% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। और इस सब के साथ साथ ये भी जानिए, मुल्क में कारोबारी सरगर्मियां बढ़ने से टैक्स वसूली में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ। FBR के मुताबिक माली साल के पहले 5 माह में 2314 अरब रुपए टैक्स जमा कर लिया गया, जो हदफ से 298 अरब रुपए ज्यादा है।
FBR के मुताबिक नवंबर में 408 अरब रुपए के मुकर्ररा हदफ के मुकाबले में 470 अरब रुपए की टैक्स वसूली हुई, जो माहाना हदफ से 62 अरब रुपए ज्यादा है। नवंबर 2020 के मुकाबले में नवंबर 2021 में टैक्स वसूली में 35% इजाफा हुआ। यही नहीं, माली साल के पहले 5 माह में 123 अरब रुपए के टैक्स रिफंड्स भी जारी किए गए, जो गुज़िश्ता साल के इसी मुद्दत के 88 अरब रुपए यानी 40.5% ज्यादा है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन ज़का अशरफ ने दोबारा चीनी बहरान पैदा होने का खदशा जाहिर कर दिया है। समग्र नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर को इंटरव्यू में ज़का अशरफ ने कहा, मुसाबिकती कमीशन का सख्त रवैया शुगर इंडस्ट्री को ले डूबेगा। क्या चीनी सेक्टर जो है वो घट जोड़ से कीमतों का तायुन करता है, ऐसा तासुर भी आता है? नहीं, ये भी बिल्कुल गलत तासुर है। कभी शुगर इंडस्ट्री या किसी का इससे घट जोड़ हो ही नहीं सकता। शुगर मालकान ने स्टे ऑर्डर भी लिया, सर क्यों ना लें जी? आप बताएं। आप अगर 44 बिलियन लेने जाएं तो इंडस्ट्री को तो लोहा बेचे तब भी उनके पैसे पूरे नहीं होंगे, जो मुसाबती कमीशन ने किया है। हम नहीं चाहते एज अ एसोसिएशन, एज अ इंडस्ट्री कि किसी किस्म की कोई टैक्स चोरी हो। पिछले दिनों के अंदर देखा था कि सट्टेबाजी भी मंजर आम पर आई, FIA ने बहुत सारी चीजें प्रोब की। सर ये सब कुछ क्या था? देखिए ना जी, बात यह है कि कुछ अनासर मार्केट में होते हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमती शख्सियात करवाती हैं, कुछ ऐसे हुकूमत के बंदे हैं, मुझे पता है कौन है, लेकिन अब मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता। ये इंडिया की चीनी दुबई जा रही है, उधर बैग्स चेंज होकर पाकिस्तानी अवाम को हाई सल्फर वाली चीनी खिला रहे हैं। इसकी तहकीकात करें और अगर ये बात सही निकलती है तो इसको रोकें फौरन। तो सर फिर क्राइसिस हो सकता है? क्राइसिस हो सकता है, क्राइसिस हो सकता है। वो मैं अभी मेरी 1-2 मीटिंग्स हुई हैं चीफ सेक्रेटरी पंजाब से भी। देखो, जो भी गवर्नमेंट होगी वो नहीं चाहेगी कि प्राइसेस ऊपर जाएं। सीरियस तो वो हैं, वो चाहते हैं, लेकिन जो नीचे उनके बंदे हैं वो भी तो उनको परफॉर्मेंस दे ना। क्राइसिस बढ़ेगी, वो बढ़ेगी मिडल मैन से। जितना पंजाब में मिडल मैन फैला हुआ है, ये गन्ने की कीमत को बढ़ाता है। सर थैंक यू वेरी मच, मेहरबानी। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का मुमकिना फैलाव रोकने के लिए इक़दामात। महकमा दाखिला सिंध ने SOPs के हवाले से नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ हैं। संजय, क्या क्या कुछ इस नोटिफिकेशन में है? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट फैलने का खदशा है, इसीलिए नई पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसके तहत कराची में जो दुकानें हैं वो 12 बजे के बजाय अब रात 10 बजे बंद करना होंगी। इसके अलावा सखर, सांगड़ और इनके दीगर शहरों में जो कारोबारी औकातकार है वो भी 10 बजे तक कर दिए गए हैं। होम डिलीवरी और टेक अवे की तो इजाजत दी गई है, लेकिन जो शादी हाल की तकरीबात है, जो मेहमानान की तकरीबात है, उन्हें महदूद किया गया है। 300 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा करने पर पाबंदी आयद की गई है। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आज़मीन हज के लिए अच्छी खबर है कि आइंदा साल वो हज बैतुल्लाह की सादत हासिल कर पाएंगे। कोरोना पाबंदियों की वजह से अखराजात में अलबत्ता इजाफा ज़रूर हो सकता है। वज़ारत मजहबी अमूर हुकाम ने बताया है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल ममालिक की फहरिस्त से अभी तक नहीं निकाला है, तहम जल्द ही पेशरफ्त का इस सिलसिले में भी इम्कान है। वज़ारत मजहबी अमूर के हुकाम ने बताया है कि आइंदा साल हज होगा, लेकिन सऊदी हुकाम के मुताबिक दुनिया भर से सिर्फ 6 से 12 लाख आज़मीन सादत हासिल कर पाएंगे। कोरोना पाबंदियों की वजह से हज अखराजात में इजाफा भी हो सकता है। साल 2021 में 60,000 और 2019 में 24 लाख हुज्जाज इकराम ने फरीज़ा हज अदा किया था। कोरोना के बाइस 2020 में हज नहीं हो सका था। आगे बढ़ें, आपको बताएं लाहौर में डकैती मुज़ाहमत पर एक और शख्स को कत्ल कर दिया गया। घर में दाखिल होने वाले डाकुओं ने खानसामा पर गोलियां चला दी। जहांगीर खान रिपोर्ट कर रहे हैं। डाकू बेदरेग शहरियों की जानें लेने लगे। रायमंड में 35 साला शख्स लूट मार करने वालों की फायरिंग का निशाना बना। 2 डाकू घर में दाखिल हुए, खानसामा ने मुज़ाहमत की तो मुल्जिमान ने गोलियां चला दी। कोई आ जाता है गन पॉइंट करके चला जाता है, कोई जो आगे से रजिस्ट करे उसे फायर मार देते। रवा माह खातून समेत 4 अफराद को दौरान वारदात मौत के घाट उतारा गया। ग्रीन टाउन में दुकान लूटने वाले स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने राहगीर इकबाल की जान ली। लारी अड्डा में डाकुओं ने मानसहरा के अदील को कत्ल किया। मिल्लत पार्क में मिसबाह नामी 55 साला खातून को पर्स छीनने के दौरान गोलियां मारी गयीं। रवा साल अब तक 28 अफराद डकैती की वारदातों में कत्ल किए जा चुके हैं।
60% इन केसेस में से केसेस ट्रेस हो चुके हैं ऑलरेडी। जो बाकी हैं उन पे भी हम काम कर रहे हैं, CIA की टीम डेडिकेटेड उस पे काम कर रही है। पुलिस की जारहाना पॉलिसी के तहत इसी महीने में मुबैना तौर पर 4 डाकू पुलिस मुकाबलों में मारे गए, जबकि 8 जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। टंडोला यार में पसंद की शादी करने वाली 17 साल लड़की की मुबैना खुदकुशी। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि वर्षा ने ज़बरदस्ती मियाँ बीवी में अलहदगी करवाई और शौहर को राखी बनवाई, जिसके बाद लड़की ने खुदकुशी कर ली। शब्बीर मशहूरी की रिपोर्ट। टंडोला यार में पसंद की शादी करने वाली लड़की की मुबैना खुदकुशी। लड़की ने खुदकुशी क्यों की? पुलिस तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि वर्षा ने 10 रोज पहले जबरदस्ती मियाँ बीवी में अलहदगी करवाई और तलाक के बाद लड़की से जबरदस्ती शौहर को राखी भी बंधवाई। प्रेशराइज करके उनको बहन भाई बनवा दिया, पर उन्होंने मजबूर होकर लड़के ने तलाक दे दी उनको, जो भी है उनके हिसाब से वो उसने राखी बंधवा ली। मगर वाक़ये के वक्त वर्षा का मौक़िफ़ था कि लड़की की मां से लड़ाई हुई, जिस पर उसने संगीन कदम उठाया। पंहिंजे माना माउ पीउ सां हिननि सां पंहिंजे माउ सां माना अणबणत हुई, कंहिं ॻाल्हि त ठहींदी कोन हुई, इन करे पोइ जेको ख़ुदकुशी कई। मैट्रिक की तालबा चंदा ने संतोष कुमार से 8 नवंबर को हैदराबाद की अदालत में शादी की थी। पुलिस ने इंक्वायरी रिपोर्ट सेशन कोर्ट टंडोला यार में जमा करवा दी। केस पर 2 दिसंबर को समाअत होगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत नौशीन हामिद ने लड़कियों की सिगरेट नोशी को तलाक की शरह में इजाफे की बड़ी वजह करार दिया। अरहम खान रिपोर्ट करेंगी। खबरदार, तंबाकू नोशी तलाक का बायस बन सकती है। अज़दवाजी जिंदगी को बचाना है तो सिगरेट की लत से दूर रहें। वजारत सेहत। क्या मुस्तकबिल में इस तरह की हेल्थ एडवाइजरी भी सुननी पड़ेगी? पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत नौशीन हामिद तो कुछ ऐसा ही कहती हैं, जिन्होंने तलाक की शरह में इजाफे की बड़ी वजह लड़कियों की तंबाकू नोशी को करार दिया है। बच्चियां बहुत ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई हैं सिगरेट स्मोकिंग में, और मैं खुद ऐसे घरों को जानती हूँ कि जहाँ पे बच्चियों की सिगरेट की आदत जब पड़ गई तो जब उनकी शादी हुई उस आदत को नहीं छोड़ सकी, और उसकी वजह से सोशल इश्यूज ससुराल वालों में हुए और वो डिवोर्स की नौबत आ गई। नौशीन हामिद ने तंबाकू नोशी के साथ शुगरी ड्रिंक से नुकसानात भी बताए। कहा, मुल्क में ज़ियाबीतस के केसेस भी बढ़ रहे हैं। पॉलीक्लिनिक में रोजाना 600 से 800 मरीज आते हैं। सेमिनार में मुकर्रीन ने बताया कि 11% अमवात तंबाकू नोशी से ही होती हैं। सिगरेट पीने वाले हर 5 अफराद में से 2 खवातीन हैं। कैमरामैन फैसल खान के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। और अब आपको लिए चलते हैं ख्वाबों की बस्ती में। वेलकम टू जाज बांडा। कोहिस्तानी पट्टी पे दाखिल होने के बाद सबसे पहली मंजिल होती है थलका गांव। रास्ते में आने वाले हरे भरे गांव को देखते हुए हम पहुंचते हैं टकई टॉप। वैसे तो खच्चर और घोड़े भी दस्तयाब होते हैं जो आपका 3 से 4 घंटे का ट्रैक 2 घंटे तक मुख्तसर कर देते हैं, लेकिन ट्रैकिंग का अपना मजा है। यूं ही मंजिल पर पहुंचते हैं, पहला मंजर देखते ही मेहनत वसूल हो जाती है। इसका खूबसूरती आप भी देख रहे, और ये पीछे ग्लेशियर भी है उस तरफ, पीछे वो आबशार भी उस तरफ है। मौसम तो बेईमान है ही। अब अगर मजीद हैरान होना है तो थोड़ी ही मुसाफत पे नागन लेक, आबशार और कुंड बांडा भी पूरी आबोताब के साथ मौजूद है। गोया फितरी नज़ारों का मुकाबला हुस्न जारी है। सैयद फैसल करीम, जाज बांडा, कोहिस्तान, समा।